हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएसटी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो लेके आए हैं पेपर फर्स्ट केमिस्ट्री पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है श्रोडिंगर समीकरण को लिखिए और साइन स्क्वायर का यहाँ पे महत्व बताइए। ठीक है, तो किस तरीके से श्रोडिंगर समीकरण लिखना है ये सब बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसे जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतने ही ज़्यादा वीडियोस मैं इन सभी पेपर्स पर बना के अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले द्रव्य की द्वैत प्रकृति के आधार पर हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, यानी कि दो प्रकृति है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत जो है, ठीक है ना। इसके आधार पर श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत दिया और उसी के आधार पर एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे ही श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, इसको पूरा नोट कीजिएगा यहाँ तक, और ये यहाँ तक श्रोडिंगर का समीकरण हो जाता है। फिर इसके बाद हमको आगे लिखना है साइन और साइन स्क्वायर का जो है भौतिक महत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए भौतिक महत्व बताया गया है, पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं यूनिट फर्स्ट के बी में, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो है ना, उसको परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम बताया गया है, और किस तरीके से आवर्त सारणी पर यह प्रभाव डालता है ये सब चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया है, तो पूरा ये नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए विद्युत ऋणात्मकता को क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रभावित करता है वो भी बता दिए हैं हम यहाँ पे, तो ये पूरा नोट कीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, जहाँ पे शॉर्टकी और फ्रेंकल पर हमको तुलनात्मक वर्णन करना है। ठीक है, तो ये जो है स्टैक्योमेट्रिक त्रुटि पर आता है। ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष या बिंदु दोष के अंतर्गत आता है। ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष जो है इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी बताना है, और ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष दोनों का चित्र बताया गया है, और यहाँ पे नीचे में फ्रेंकल दोष का और बताया गया है कि वो क्या है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। ठीक है, यहीं तक आपको नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे जालक ऊर्जा। ठीक है, तो ये है जालक ऊर्जा। ठीक है, जालक ऊर्जा विलायकन ऊर्जा लगभग एक ही है, तो ये जालक ऊर्जा का परिभाषा बताए हैं। फिर यहाँ पे देखिए जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक ही है ये। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसको पूरा बताया गया है, ये इसको प्रभावित करने वाले कारक है, इसको पूरा नोट कीजिएगा 6 पॉइंट को। फिर इसके बाद है देखिए आगे बॉर्नहेमर चक्र द्वारा NaCl को का बनना समझाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉर्नहेमर चक्र किस तरीके से है, क्या है, इसको बताया गया है, इसको नोट कीजिएगा पूरा। फिर NaCl किस तरीके से बनता है, ठीक है, नोट करते जाइएगा यहाँ तक ये। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ये किस तरीके से NaCl बनेगा, ये पूरा उसका बॉर्नहेमर चक्र का डायग्राम है, पूरा नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 3 के फर्स्ट में, जहाँ पे PCl5 की आकृति हमको बताना है, ज्यामिति बताना है। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है आपका ये इस तरीके से इसकी ज्यामिति बनेगी, यहाँ तक नोट करना है। फिर आगे है NH3 अणु की आकृति को बताना है, यूनिट 2 सेकेंड है। ठीक है ना, ये ए का सेकेंड NH3 की आकृति बताना है, तो ठीक है इस तरीके से आपको पूरा नोट करना है। इलेक्ट्रॉनों का बताना है, ठीक है, कौन कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये इसकी पूरी ज्यामिति है। फिर आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के सेकंड में, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुकक्षक आरेख हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इस तरीके से लिखेंगे, ये थ्योरी भी पूरा लिखना है, बंध संख्या कितनी है ये भी निकालने हैं, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये इसका अणुकक्षक आरेख है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्षारीय धातुओं में क्राउन ईथर पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो ठीक है, क्राउन ईथर इस तरीके से रहेगा, देख लीजिए, यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा पूरा। फिर इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी और बचा हुआ है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा क्राउन ईथर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एस ब्लॉक के तत्वों के जैविक तंत्र में कार्य को समझाइए। ठीक है, तो किस तरीके से एस ब्लॉक के तत्वों का जैविक तंत्र में कार्य होता है ये सब चीज़ यहाँ बताया हुआ है, देखिए पूरा नोट कीजिएगा। यहाँ तक आपको कंप्लीट नोट करना है किस किस तरीके से कौन कौन से तत्व जो है वो हमारे जैविक कार्यों का नियंत्रण और किस तरीके से हमारे जैविक कार्य में हमारी मदद करते हैं शरीर में। ठीक है ना, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है, इसको पूरा नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है अगला जो है फोर्थ का जो बी है वो है
ऑक्साइड, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड पर हमको टिप्पणी लिखना है और उस ऑक्साइड को बताना भी है। तो ठीक है, इस तरीके से देखिए ऑक्साइड बताया गया है, इसको नोट कीजिएगा। इसकी संरचनाएं किस तरीके से होती है ये भी बताया गया है। ठीक है, ये पूरा नोट करते जाइएगा। फिर उसके बाद फास्फोरस के यहाँ पे देखिए ऑक्सी एसिड जो है ना, ये भी है, इसको नोट कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बताया गया है ना, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट में, जहाँ पे अक्रिय गैस है ना कि निष्क्रियता को बताना है किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है ना, अष्टक में इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड होते हैं, है ना। इसका अष्टक हमेशा पूर्ण होता है, इस वजह से ये अक्रिय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे व्यतिकारी मूलक और इसमें निष्कासन वगैरह है ना जो, उसको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये पूरा नोट करना है आपको यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद ये नोट करने हैं आपको पूरा। ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए फॉस्फेट का जो निष्कासन है ना, ये सब निष्कासन वगैरह को भी बताना है। तो ये पूरा आपको नोट करते जाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा नोट करना होगा। तो यहाँ तक कंप्लीट आपके 5 यूनिट के प्रश्न के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।